अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये जो लास्ट के हमारे जितने भी टॉपिक्स रह गए हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी इन द कैथोलिक चर्च। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे कैथोलिक चर्च के पास कितनी पावर थी और इवन के किंग भी उसके सामने सर झुकाता, उसको जवाबदेह होता है। तो अब ये जो आपका टेबल है कि इसमें बताया हुआ है कि चर्च में जो अथॉरिटीज़ हैं वो किस किस के पास है और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। तो ये टेबल आप लोग अच्छे से इसको याद करने के पॉप सबसे पहले है, उसके बाद फिर कौन है, फिर बायशॉप है, फिर क्या है। तो ये सारा आपको आपने इसको समझना है, अच्छे से इसको याद कर लेना। जो मेन टॉपिक है हमारा वो है डोमिनेंस ऑफ रिलीजन ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। तो मेडिवल पीरियड के दौरान जो डोमिनेंस था मतलब रिलीजियस को लेके, तो अब वो हम डिस्कस करेंगे। सो द चर्च ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल एंड द चर्च ऑफ रोम, ये दो चर्च थे, इनको आधे आधे मतलब दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था। जिस तरीके से हमने वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर को डिवाइड किया था शुरू में, अब इन्होंने चर्च को भी डिवाइड कर दिया। एक रोम का चर्च है और एक कॉन्स्टेंटिनोपल का चर्च है, और ये इवेंट कहलाता है ईस्ट वेस्ट सेकिज्म इन हिस्ट्री। तो आपको ये पता हो व्हाट इज़ ईस्ट वेस्ट सेकिज्म ऑफ हिस्ट्री। आप ये हो कि चर्च को कॉन्स्टेंटिनोपल एंड चर्च ऑफ रोम को दो हिस्सों में डिवाइड करना इसके कहलाता है ईस्ट एंड वेस्ट सेकिज्म। So by the 11th century there was a great difference in the way of Christianity and the practice in Eastern and Western Europe। मतलब बहुत डिफरेंसेस आ गए थे क्रिश्चियनिटी के रास्ते में, ईस्ट की साइड पे भी और वेस्ट यूरोप की साइड पे भी। जो रोमन कैथोलिक चर्च था वो फॉलो करता था वेस्टर्न रोमन एम्पायर को। ये ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से जो कैथोलिक चर्च था वो वेस्ट वाले रोमन एम्पायर को फॉलो करता था। अब हमने जब हमारी फर्स्ट वीडियो में जो हमने डिस्कशन की थी कि रोमन एम्पायर बहुत बड़ी एम्पायर बन गई थी जिसको दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ा था, एक ईस्टर्न एम्पायर थी और एक वेस्टर्न एम्पायर थी। और हमने ये भी पढ़ा था कि वो जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर थी वो ख़त्म हो गई थी, उनकी वजूहात भी पड़ी थी, डिक्लाइन ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर, रीज़न फॉर द डिक्लाइन। तो अब ये जो कैथोलिक चर्च था जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ के आएंगे, इसके पास बहुत पावर थी, अब ये फॉलो करता था वेस्टर्न रोमन एम्पायर को। सो अब यहाँ से आप थोड़ा सा रिमाइंड करो कि जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर ख़त्म हुई तो कौन चर्च भी तो ख़त्म होगा। तो अब यहाँ अब जब ये रोमन कैथोलिक चर्च इसको फॉलो कर रहा था, बिकेम अ टूल फॉर पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड हैंस डिक्लाइन, क्योंकि ये उसके पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए फॉलो कर रहा था। तो जब वो हमारी रोमन एम्पायर ख़त्म हुई, वेस्टर्न रोमन एम्पायर, तो कैथोलिक चर्च भी हमारा रोम का ख़त्म हो गया। वाइल द ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो ईस्ट वाला ऑर्थोडॉक्स चर्च था वो फॉलो करता था ईस्टर्न रोमन एम्पायर। तो हमारी ईस्टर्न रोमन एम्पायर तो बरकरार रही, वो अपने पीक पर थी, तो ये चर्च भी पीक पर पहुंचा, इसकी बहुत ज़्यादा इसने पावर पकड़ ली और इस पर बहुत पावर आ गई थी बेसिकली। सो मशीनरीज सेपरेट आउट फ्रॉम द ईस्टर्न रोमन एम्पायर टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी। सो जो ईस्टर्न वाली वो मशीनरीज़ को प्रमोट कर रहे थे, ताकि वो मशीनों को से ऐसा था कि वो क्रिश्चियनिटी के मज़हब को प्रमोट कर रहे थे। तो यहाँ पे भी सिर्फ हमें ये बताया गया कि हमारे पास दो जो हैं वो चर्च हैं, एक चर्च ऑफ रोम है और एक चर्च ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है। ये दो हिस्सों में डिवाइड था, एक ईस्ट एंड वेस्ट। जो वेस्ट वाला था, वेस्ट रोमन एम्पायर को फॉलो करता था, वो कैथोलिक चर्च था। हमने लास्ट में पढ़ा था कि कैथोलिक वेस्टर्न रोमन एम्पायर ख़त्म कर दी गई थी, और जब वो ख़त्म हुई तो इसका जो फॉलो करता हुआ जो चर्च था वो भी डिक्लाइन हो गया। जो ईस्ट वाला ईस्ट ऑर्थोडॉक्स को फॉलो करते थे वो पीक पर पहुँचे, अपनी पावर मतलब टॉप पर पहुँचे और उनके पास बेतहाशा पावर थी। वो मशीनों को प्रमोट कर रहे थे, जिससे मज़हब जो क्रिश्चियनिटी का है उसको प्रमोट वो लोग कर रहे थे। सो ट्रेडिशनली द पोप अभी हमने पढ़ा कि जो पोप टॉप पर है चर्च का, कैथोलिक चर्च का, उसका मतलब है फादर इन ग्रीक, हैड सुप्रीम पावर थ्रू विच ही नॉट ओनली कंट्रोल द रोमन कैथोलिक चर्च। वो सिर्फ कंट्रोल नहीं करता रोमन, मतलब करता है सिर्फ कैथोलिक चर्च को नहीं कंट्रोल कर रहा, बल्कि लोगों की ज़िंदगियों को भी कंट्रोल करता है, और वो यानी कि पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल कर रहा था। तो अभी हमने यहाँ पे ये पोप पढ़ा, तो पोप टॉप पर है। तो ये अब हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि सारी पावर चर्च के हाथों में थी। तो अब ये जो पोप है ये ना सिर्फ कैथोलिक चर्च को कंट्रोल कर रहा था, बल्कि ज़िंदगियों के साथ लोगों की ज़िंदगियों को भी कंट्रोल कर रहा था और पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल कर रहा था। सो द पोप वर्डिक्ट फॉर हेवन एंड हेल वाज एब्सोल्यूट, यानी ये आपके लिए चाहे जन्नत के लिए फ़ैसला करे चाहे जहन्नुम के लिए, वो ही आपने मानना होगा। सो एनीवन इंक्लूडिंग द किंग कुड बी डिक्लेयर्ड ऑन आउटकास्ट एंड सिंफुल, इवन अगर बादशाह भी कोई गुनाह करता है उसको भी ये सज़ा देगा। एंड हेंस एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी, और उसको क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी से निकाल दिया जाएगा अगर कोई इसके ख़िलाफ़ बात करेगा या कोई गुनाह करेगा या कोई ऐसा कोई भी काम करेगा जो इसको पसंद ना आया। तो एक तो ये चाहे इसके लिए जहन्नुम करार दे दे, चाहे इसके लिए जन्नत करार दे दे, या चाहे इसको मज़हब से निकाल दे। सो ये प्रोसेस कहलाता है एक्स कम्युनिकेशन।
ठीक है। तो इसमें ऊपर हमने एक पढ़ा था कि ईस्ट वेस्ट सेकिज़म क्या है। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एक्सकम्युनिकेशन क्या है। आपको पॉप का पता हो, पॉप क्या है? पॉप फादर है चर्च का, जिसका नाम ये काम सिर्फ ये काम नहीं है कि चर्च को कंट्रोल करे, बल्कि वो लोगों की ज़िंदगियों को भी कंट्रोल करता है, पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल करता है, और ये इसकी हर कोई बात मानेंगे। ये लोगों की ज़िंदगी को जहन्नुम भी बना सकता है, जन्नत भी बना सकता है। और ये बादशाह, चाहे बादशाह भी कोई गुनाह क्यों ना करे, उसको भी सज़ा देगा और उसको इवन के अपनी क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी से बाहर निकाल देगा। और ये प्रोसेस कहलाता है एक्सकम्युनिकेशन। सो ये था कि रिलीजियस को कैसे फॉलो किया जा रहा है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डार्क एज, मिडल एज क्या है। सो द डार्क एज और मिडल एज ये शुरू हुआ 476 में और ख़त्म हुआ 800 CE में। ड्यू टू द वाइड स्केल वारफेयर में प्रोग्रेस इन ऑल फील्ड केम टू अ हार्ट, आई डोंट नो ये क्या लिखा है। सो द चर्च कंट्रोल वेल्थ एंड वाज द बिगेस्ट लैंड ऑनर। सो बेसिकली सारा कुछ किसके हाथ में था? चर्च के हाथ में था। वो ही ज़मीनों के मालिक थे, बिगेस्ट लैंड ऑनर थे, वही हर कोई उसके आगे झुक रहा था। सो द पीपल पेड टाइल्ड 1/10 ऑफ देयर इनकम ऑफ द टू द चर्च। मतलब लोग जो हैं अपना जो आमदनी है उनकी, जो वो कमा रहे हैं, उसमें से 10वां जो हिस्सा है वो चर्च को वो देना होता था उनको। सो आर्ट, लिटरेचर, फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन वर अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द चर्च। हर चीज़ में कंट्रोल किसका था? चर्च का था। सो साइंटिस्ट, आर्टिस्ट एंड फिलोसफर वर समटाइम्स सो अफ्रेड ऑफ द चर्च दैट दे हिड देयर इन्वेंशन सिंस दे फेयर प्रिकॉशंस। अब होता क्या था? अब फॉर एग्जांपल वहाँ पे साइंटिस्ट थे, फ़िलासफ़र थे, अब वो कोई नई ईजाद उन्होंने की है, कोई नई चीज़ ईजाद की है, तो अब वो डरते थे कि अगर उन्होंने चर्च के सामने ये बात खोल दी कि हमने ये चीज़ ईजाद कर ली है, तो इनको सरेआम फांसी दी जाएगी। क्योंकि अब वहाँ पे ये था कि चर्च के सामने किसी की आवाज़ से निकलती थी। चर्च को ये था कि मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही हूँ, मैं जो ऑर्डर दूंगा, मैं जो करूँगा वो मैं ही करूँगा, मेरे के सिवा और कोई नहीं करेगा। अगर किसी ने किया तो वही समझेगा कि ये मेरे से ऊपर चला गया, तो इसलिए उसके सामने कोई बोलता ही नहीं था। सो एनीबडी विद अ न्यू आइडिया वर पनिश फॉर द डिसओबीडेंस टू द चर्च एंड वाज पब्लिकली हैंग। किसी के पास भी कोई नया आइडिया आता है तो वो चर्च समझता था कि इसने मेरे ख़िलाफ़, मेरे हुक्म की नाफरमानी की है, तो उसको सरेआम फांसी दे दी जाती थी। ये लिखा हुआ है कि वाज पब्लिकली हैंग। तो अब बेसिकली ये था कि अब मेरे पास अगर एक आइडिया आया है, मैं कह रही हूँ कि नहीं, मैंने ना यहाँ लकड़ियों का घर नहीं बनाना, मैं सोच रही हूँ कि मैं ईंटों का घर बनाऊँ। अगर ये मेरा एक आइडिया है, ठीक है, मैंने अब अगर ये मेरा आइडिया चर्च तक पहुँच गया, पोप तक पहुंच गया, तो वो मुझे सरेआम फांसी पे लटका देंगे। तो या इतनी डार्क एज में था, लोग डरे सहमे रहते थे, हर चीज़ इसके अंडर थी। सो द मिडल एज वाज करेक्टराइज्ड एज द टाइम ऑफ इंटेलेक्चुअल डार्कनेस इन यूरोप। तो इस वजह से यूरोप में पूरा डार्कनेस था, सिर्फ हमें पोप चर्च ही नज़र आ रहा था। बिटवीन द फॉल ऑफ रोम एंड द रिनाइसेंस इन द 18th सेंचुरी। तो ये कौन सा पीरियड था? जब रोमन एम्पायर जो ख़त्म हुई थी, उसके बाद ये पीरियड चल रहा था डार्क एज का। सो द डार्क एज इज़ आल्सो यूज टू डिनोट द हिस्टोरियन इग्नोरेंस फ्रॉम दिस टाइम। उस टाइम के लिए मतलब इग्नोरेंस का वर्ड इस्तेमाल किया गया कि इनको इग्नोर किया जाता था। सो दिस इज़ पार्शली बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ रॉक रिकॉर्ड सिंस एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय द चर्च, बिकॉज हर चीज़ कंट्रोल में थी इस पीरियड में। जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर थी वेंट थ्रू, आगे मेरा वो ख़त्म हुआ है, वो पूरे तरीके से ख़त्म हो गई थी, इकोनॉमिक डिक्लाइन। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो इस बेसिकली ये था कि हर चीज़ कंट्रोल में थी और इसी वजह से ये डार्क एज में था। सो ये आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि डार्क एज पे एक नोट लिखें कि कब ये शुरू हुई और कब ख़त्म हुई, उनको कौन सा टाइटल, लोगों को कौन कंट्रोल कर रहा था, क्यों कंट्रोल कर रहा था, अगर किसी के पास कोई आइडिया आता भी था तो वो उसको कैसे क्या करते थे। तो ये आप लोग कर लेना, ठीक है। सो अब आ जाए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ मंगोल। सो मंगोल जो रिहायशी थे कहाँ के? मंगोलिया के। कंट्री, ये वो कंट्री है जो कि चाइना के नॉर्थ वेस्ट साइड पे है। इट इज़ नाउ एज इट्स ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड लेक। मंगोल किस लिए जाना जाता है? मंगोल अपने उनके घास की वजह से, उनके जंगलात की वजह से और उनकी जो लेक्स हैं उनकी वजह से ये जाना जाता था। मंगोल जो है वह ऑफिशियली नोमैडिक ट्राइब। नोमैडिक का मतलब होता है जो एक जगह टिकते नहीं हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हिजरत करते हैं। तो क्यों करते हैं? हु रेयर्ड कैटल्स एंड लिव इन टेम्पररी हाउस। मतलब वो अपनी भैंसों को चराते हैं, अगर एक जगह चारा ख़त्म हो गया तो वो अपनी भैंसों को लेके दूसरी जगह पे चले जाते थे। मतलब वो अपनी टेम्परेरी घर बनाते थे, परमानेंट नहीं। तो दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ ग्रेजिंग पैचर्स, मतलब उनको खाना खिलाने के लिए। सो दे वर कंसिडर फियरलेस एंड हॉस्टाइल ट्राइब हु स्नैच हॉर्सेस एंड कैटल्स एंड किडनैप वुमेन्स एंड चिल्ड्रन। मतलब अब ये यहाँ से आपने याद करना है कि ये फियरलेस थे, इनको कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था, क्योंकि ये वो कबीला था जो कि घोड़ों को स्नैच करते थे, कैटल्स को मतलब भैंसों
ईसों वगैरह को, और पकड़ते थे, किडनैप करते थे औरतों को भी और बच्चों को भी। तो ये इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि मंगोलिया जो शहर है, मंगोल जो है रिहायशी हैं मंगोलिया के, ये जाने जाते हैं जंगलात की वजह से, लेक्स की वजह से, और ये वो हैं नोमैडिक है ट्राइब हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और ये औरतों को पकड़ते हैं, बच्चों को पकड़ते हैं, स्नैच करते हैं हॉर्सेस और कैटल्स को। सो दे पोज अ मेजर थ्रेट टू ऑल द नेबरिंग सेटलमेंट ऑफ दैट टाइम। तो उस वक्त तो दूसरे ममालिक जो के इनके साथ जितने भी थे वो डरते थे इनसे। सो द फाउंडर ऑफ फर्स्ट चीफ ऑफ मंगोल एम्पायर वाज चंगेज़ खान। तो ये पिक्चर बनी हुई आएगी पेपर में, आपने इसका नाम लिखना होगा, ये पहले 2-3 दफ़ा आ चुकी है, तो ये तस्वीर ध्यान से याद रखना। इसका नाम है चंगेज़ खान। तो ये चंगेज़ खान जो था मंगोल का चीफ था, ठीक है। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं, और यह एक क्वेश्चन आपका आया भी था एक दफ़ा कि मंगोल खान चंगेज़ खान के बारे में लिखें। तो ये चंगेज़ खान आपको पता हो कि ये पहला चीफ था मंगोल एम्पायर का, और इसके टाइम पीरियड याद रखना। ही प्रूव हिज पावर एंड लीडरशिप प्रोग्रेस बाय यूनाइटिंग मोस्ट ऑफ द नोमैडिक ट्राइब ऑफ नॉर्थ ईस्ट एशिया। इसने क्या किया था कि अपनी लीडरशिप से, अपनी पावर से हर कबीले को जो नॉर्थ ईस्ट को उसको एक साथ रखा था। बाय 1206 में चंगेज़ खान हैड द सपोर्ट ऑफ मंगोल लीडर। बाद में फिर मंगोल लीडर को इसकी सपोर्ट मतलब इसको उनकी सपोर्ट मिल गई थी। सो इन द फॉलोइंग 20 ईयर्स ही बिकेम अ सिंबल ऑफ टेरर एंड डिस्ट्रक्शन। सो अगले 20 साल इसने एक सिंबल बरकरार रखा टेररिज्म का, जैसे हम कहते हैं दहशतगर्दी का और डिस्ट्रक्शन का। तो ये इसने वो टाइटल होल्ड करके रखा हुआ था 20 साल, तो लोग इससे डरते थे। सो ये इसका बैकग्राउंड था। सो इन्होंने मंगोल को फ़तह कैसे किया। इन 13th सेंचुरी में मंगोल मेड अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव अराउंड द कैस्पियन सी, या आहिस्ता ना मूव करते हुए जा रहे थे कैस्पियन सी, ईस्टर्न यूरोप की तरफ। सो दे किल मैनी रशियन सोल्जर ऑन द बैंक। जब वो रिवर कलका के करीब पहुँचे तो इन्होंने रशियन के काफ़ी सोल्जर्स को मार गिराया। कौन से रिवर के करीब पहुँचे जब इन्होंने रशिया के सोल्जर्स को मार गिराया, तो ये MCQ फिर इन द ब्लैंक्स की याद रखना। आफ्टर चंगेज़ खान, जब चंगेज़ खान मर गया तो उसके बाद इसका बेटा आया जिसका नाम था ओगिडाई, कंटिन्यू हिज जर्नी। फिर उसके बेटे ने अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा। इसके बेटे ने हंगरी, पोलैंड, क्राको एंड लुब्लिन, ये इन जगह को फ़तह किया, और इसका अगला टारगेट था कि वाइना को कंट्रोल करे, जो कि यूरोप का दिल समझा जाता है। जिस सिटी है एक यूरोप का, उसको दिल समझा जाता है। तो इसका था कि मैंने ना अब इतने शहर को कब्ज़े में ले लिया, तो अब मैं वाइना को कब्ज़े में लेता हूँ। तो फिर ये कहीं मंगोलिया के किसी आर्मी के दौरान ये मारा गया, मतलब जंग के दौरान ये मारा गया। एंड हिज आर्मी वेंट बैक टू मंगोलिया, मतलब जब यूरोप की आर्मी ने कि कहीं ना कहीं रास्ते में ये मारा गया, तो जो इसके मंगोलिया की जितनी भी आर्मी थी वो वापस चली गई, क्योंकि उनका लीडर मर गया था, तो अब उनका कोई फ़ायदा नहीं था आगे जाने का, इसलिए वो वापस चली गई, और वापस कभी भी यूरोप की तरफ उन्होंने मुँह नहीं किया था। तो ये था बैकग्राउंड कि उसका बेटे का नाम क्या था, और उसने क्या कौन कौन से शहर को फ़तह किया, और वो फिर यूरोप तक पहुँचा क्यों नहीं। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। साइड बॉक्स देख लो। द मंगोल हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द प्रोग्रेस नाउ एज ग्लोबलाइजेशन दैन एनी अदर कॉन्कर बिफोर देम। इन्होंने बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया है ग्लोबलाइजेशन को, जिसको कहा गया है जैसे किसी और ने नहीं किया जितना इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द होली सिटी ऑफ जेरूसलम। द सिटी ऑफ जेरूसलम हैज़ ऑलवेज हैड रिलीजियस सिग्निफिकेंस फॉर मुस्लिम। ये मुसलमानों के लिए, ज्यूज़ के लिए और क्रिश्चियंस के लिए एक होली प्लेस समझी जाती थी। खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू कन्क्वेयर जेरूसलम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो थे वो पहले खलीफा थे जिन्होंने जेरूसलम को फ़तह किया था 638 में। सो मुस्लिम रूल जेरूसलम, तो मुसलमानों ने इस जगह पे 450 ईयर्स हुकूमत की है, रूल किया है, बट मेंटेन रिलीजियस हारमोनी एंड पीस इन द रिलीजन। तो लेकिन उसके साथ एक रिलीजियस हारमोनी को भी और पीस को, सुकून को बरकरार रखा है। तो इन्होंने 450 साल हुकूमत की है। सो दे अलाउ पिलग्रिम ऑफ अदर रिलीजन टू विज़िट देयर होम प्लेस फॉर वर्शिप। सो इन्होंने दूसरे लोगों को या दूसरे मज़हब को भी अलाउ किया ताकि वो हमारी जगह पे आएँ और पिलग्रिम करें। पिलग्रिम का मतलब होता है हज, तो हज करें। तो फिर ये जो जेरूसलम का, जहाँ अब हम हज करते हैं खाना काबा में, पहले वो जेरूसलम था, और फिर वहाँ पे इन्होंने हर चीज़ मतलब यहाँ पे क्या है, क्रिश्चियंस भी थे, यहाँ पे ज्यूज़ भी थे, और हर मज़हब के लोग यहाँ आके परफॉर्म करते थे हज। बट फिर आगे क्या हुआ, तो वो फिर हम आगे पढ़ते हैं। तो ये था इसका बैकग्राउंड कि जेरूसलम को किसने फ़तह किया और कितने साल उन्होंने हुकूमत की और क्या था। हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ बैकग्राउंड ऑफ क्रूसेड। हाउएवर द सिचुएशन
चेंज इन द 1009 में सिचुएशन चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या था, हर कोई आ रहा था उस होली प्लेस पे। तो अब यहाँ सिचुएशन चेंज हो गई जब फ़ातिमिद खलीफा अल हाकिम वाज पावर एज ही क्रिएटेड हर्डल्स फॉर द क्रिश्चियंस पिलग्रिम विजिटेड जेरूसलम। अब ऑफ कोर्स आप एक होली प्लेस में हो, तो इन्होंने जो फ़ातिमिद खलीफा अल हाकिम थे, इन्होंने एक मतलब हर्डल्स क्रिएट करना शुरू कर दिए क्रिश्चियंस के रास्ते में कि ये होली प्लेस है, यहाँ क्रिश्चियंस नहीं आ सकते। सो द सिचुएशन बिकेम वर्स, जो हालात थे बहुत ख़राब हो गए, और हुकूमत जो चल रही थी उस टाइम पे वो सुलजुक तुर्क की थी। व्हेन द क्रिश्चियंस फॉट वॉर विद द मुस्लिम्स, तो फिर मुसलमानों और क्रिश्चियंस के दरमियान जंग हुई। इस जंग को कहा जाता है क्रूसेड, जिसका मतलब है वॉर ऑफ द क्रॉस। सो क्रूसेड का मतलब है वॉर ऑफ क्रॉस, जो किसके दरमियान हुई थी, मुसलमान और हिंदू क्रिश्चियंस के दरमियान हुई थी। और क्यों हुई थी, क्योंकि वो होली प्लेस पे क्रिश्चियंस को आना मना कर रही थी, इस वजह से। सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रूसेड, अब मेन मकसद क्या था क्रूसेड का, ताकि मुसलमान जो हैं स्टॉप द एक्सपेंशन मुस्लिम स्टेट एंड रीटेक कंट्रोल ऑफ द होली लैंड जेरूसलम फ्रॉम देम, मतलब उनसे वो होली प्लेस का कंट्रोल वापस लेना। सो यू लर्न चैप्टर क्रूसेड, और ये हम आगे चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे। सो ये तस्वीर है जेरूसलम की, डोम ऑफ द रॉक इन जेरूसलम पहले। तो ठीक है, ये था इस क्रूसेड का बैकग्राउंड थोड़ा सा। सो आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है।